अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने और हमें माशरे में सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में भी हेल्प करेगा। बात स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से मुतालिक है। डैनियल गोलमैन इज़ एन इंटरनेशनली नोन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कई बार प्रोफेशनल ग्रुप्स, बिजनेस ऑडियंसेस और कॉलेज कैंपसेस में लेक्चर दिए हैं। एज अ साइंस जर्नलिस्ट उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में कई साल तक माइंड एंड बिहेवियरल साइंस पर रिपोर्टिंग भी की है। उनकी एक किताब इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी पॉपुलर हुई कि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक वो साल की बेस्ट सेल होने वाली लिस्ट की फहरिस्त में शामिल हुई और उनकी 1.5 साल के अरसे में उनकी इस किताब की तकरीबन 50 लाख कॉपियाँ दुनिया की 40 ज़बानों में शाया हुई। सो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ से मुराद है जज्बात की जहानत। आम तौर पर हम जिस जहानत से वाकिफ़ हैं उसे हम IQ के नाम से जानते हैं। IQ मेजर करता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस, हमारी मेमोरी और हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को। अगर आप लॉजिकल जहन रखते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आप मैथ में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, आप किसी कंसेप्ट को जल्दी समझ लेते हैं, तो ये सारा कमाल आपके IQ का है। आइए अब EQ को भी समझ लेते हैं। EQ यानी इमोशनल कोशेंट। ये हमारी इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जो 80% रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सक्सेस और ग्रोथ के लिए। आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि IQ एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसी से कामयाबी मिलती है, इसी से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती है। लेकिन डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी करने के बाद और साइकोलॉजी की रिसर्च ने यह साबित किया है कि हमारी सक्सेस में IQ का रोल 20% होता है और EQ का रोल 80% होता है। और रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि जिनका EQ हाई होता है और IQ एवरेज होता है वो हर मामले में IQ वालों से सक्सेसफुल होते हैं। आज दुनिया ये मानती है कि अगर हमने अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना है और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। फिर चाहे हैप्पीनेस का मामला हो, चाहे फाइनेंस के मामलात हों, बिज़नेस हो, रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल सक्सेस, हर तरह के एनवायरनमेंट में ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए हमारे EQ का हाई होना बहुत ज़रूरी है। इन सब का हमारी रियल लाइफ में बहुत यूज़ है। सो इन सब से हमारी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ह्यूमंस आर रियली द इमोशनल क्रिएचर्स, विच मीन्स कि हम अपने ज़्यादातर डिसीज़न अपने इमोशंस की बेस पर ही लेते हैं। हमारे एक्शंस और हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादातर इमोशंस पर ही होता है। ये इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स को इफ़ेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीज़न मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह देखते हैं वगैरह वगैरह। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर इमोशनल कोशेंट। ना सिर्फ इन्हें जानना ज़रूरी है बल्कि इनको किस तरह अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया जाए ये भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स को। व्यूवर्स, मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि कंपोनेंट्स बताने के बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक फ़र्ज़ी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको इन कंपोनेंट्स को ईज़िली समझने में मदद मिलेगी और आप आसानी से ये भी समझ पाएंगे कि इसका हमारी रियल लाइफ में कितना यूज़ है। तो चलिए देखते हैं इनके कंपोनेंट्स को। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला कंपोनेंट सेल्फ़ अवेयरनेस यानी हमें ख़ुद के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बात का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, हमें हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमें अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमें जल्दी गुस्सा आता है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी कि हमें अपने बारे में हर चीज़ का पता होना चाहिए। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ सेल्फ़ मैनेजमेंट या मैनेजिंग योर इमोशंस।
हमें अपने इमोशंस को समझकर उनको मैनेज करना आना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर गुस्सा आया और हमने भड़ाक करके किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, बल्कि हमें गुस्सा निकालने की बजाय अपने मूड को स्विंग करना आना चाहिए। ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पाते और अक्सर गुस्से में लिए गए डिसीज़न से काम ख़राब ही होता है। हमें अपने इमोशंस को समझकर उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। इस सिचुएशन में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है रिफ्रेमिंग। फ़र्ज़ करें कि आप रोड पर जा रहे हैं, एक गाड़ी वाला तेज़ी से आपके पीछे से आता है और तेज़ी से आपके सामने से गाड़ी निकाल कर चला जाता है। इस असना में आपको गुस्सा भी आता है और आप उसके पीछे गाड़ी भगाते हैं, आगे जाकर उसको रोकते हैं। थोड़ा बुरा भला आप कहते हैं, थोड़ा बुरा भला वो कहता है। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी सिचुएशन को अगर हम दूसरे एंगल से देखें, आप रोड पर जा रहे हैं और एक गाड़ी वाला तेज़ी से आता है और आपकी गाड़ी के सामने से गाड़ी निकाल कर चला जाता है। इस सिलसिले में आपको गुस्सा भी आता है और आना भी चाहिए, लेकिन उसी वक्त आप अपने माइंड की जो है वो रिफ्रेमिंग करेंगे। आप कहेंगे हो सकता है कि इसको जल्दी हो सकता है इसने नई नई गाड़ी चलानी सीखी हो सकता है इसने किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन देने जाना हो, या हो सकता है उसको कहीं जल्दी पहुंचना हो। ये तमाम बातें सोचकर आप उसी तरह चलते रहेंगे और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने से बच जाएंगे। यानी हमें हर सिचुएशन को दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। इस तरह करने से हमें हर सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की कैपेबिलिटी आती है और इस तरह करते हुए हम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल भी कर पाते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी। जब भी हमें कोई अपना दुख बताता है तो हम उसका दुख कम करने के बजाय उसको मज़ीद बढ़ावा देते हैं, ये कहते हुए ओहो हो ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अब काम ही ख़राब हो गया, अब तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन हमें एम्पैथी फ़ील करवाना चाहिए। जब भी कोई हमें अपना दुख बताता है तो हमें उसकी पोजीशन पर रख कर सिचुएशन को समझना चाहिए और उसके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह करते हुए हम अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट और इनकरेज भी कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ बिल्ड एंड इम्प्रूव योर रिलेशंस। हमारे इमोशंस बहुत कंटेजियस होते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होते हैं रिपल इफ़ेक्ट की तरह। जिस तरह पानी में पत्थर फेंकने से उसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं, इसी तरह सामने वाला कैसा बिहेव करता है उस पर हमारा बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है। इसके बरक्स अगर सामने वाला गंदा बिहेव भी कर रहा हो तब भी हमें काम रहना चाहिए, क्योंकि ख़राब बिहेवियर से अक्सर रिलेशनशिप भी ख़राब ही होते हैं और वैसे भी कोई आउटकम नहीं निकलता। इसलिए हमें सामने वाले के बिहेवियर को, उसके सिचुएशन के रूट कॉज को समझना चाहिए और फिर उसके मुताबिक स्मार्टली एक्शन लेने चाहिए। एंड लास्ट कंपोनेंट इज़ सोशल अवेयरनेस। हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास हैपनिंग एनवायरनमेंट और लोगों की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें और हमें ये बिलीव होना चाहिए कि तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। व्यूवर्स, ये थे कुछ कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब स्टोरी की तरफ आते हैं जिसका ज़िक्र मैंने स्टार्ट में किया था। फ़र्ज़ करें कि मैं एक कॉलेज की हेड हूँ और मिस मैरी मेरे कॉलेज की लेक्चरर हैं। मैं अपने कॉलेज के लॉन में खड़ी कुछ नोट्स देख रही थी जो बच्चों ने तैयार किए थे और बच्चे भी मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मिस मैरी कॉलेज के गेट में एंटर हुई और मेरी तरफ आना शुरू किया। अब मैं समझ रही थी कि मिस मैरी मेरी तरफ आएंगी और मुझे ग्रीट करेंगी और गुड मॉर्निंग कहेंगी। मैंने मिस मैरी की तरफ स्माइल भी किया, लेकिन मिस मैरी ने मुझे देखे बिना आगे चली गई और मुझे ग्रीट नहीं किया। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और बच्चे भी मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चे क्या सोचते होंगे, जो फैकल्टी इनके अंडर काम करती है वो इनको ग्रीट भी नहीं करती, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहती। मेरे जहन में नेगेटिव थॉट्स आती जा रही थी। इस वक्त मैंने जो इमोशंस फ़ील किए वो एंगर के थे। इस वक्त मेरा EQ लेवल बहुत लो है और जो ईगो लेवल है वो बहुत हाई है। तो मैं यही सोचती जा रही थी और मैं कह रही थी कि अब मैं अपने ऑफ़िस में जाके मिस मैरी को बुलाऊंगी, उनकी छुट्टी भी बंद कर दूंगी और उनको एक्स्ट्रा काम दूंगी। यही सोचते हुए, नेगेटिव थॉट लेते हुए मैं अपने ऑफ़िस में गई। मैंने मिस मैरी को बुलाया और उनको कहा कि मिस मैरी, आप संडे को आएंगी और आपने आना है और आपने ये बच्चों के कुछ पेपर्स भी तैयार करने हैं और ये एक्स्ट्रा काम भी करना है। इस बात पर मैरी ने मुझे इनकार तो नहीं किया, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत आई होगी। बाद में मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि मिस मैरी मेरे ख़िलाफ़ मेरे पीछे से नेगेटिव बातें करती हैं। मिस मैरी रोज़ कॉलेज आती थी और
9 से 6 काम भी करती थी। एक्स्ट्रा काम का लोड देकर उनको मेरे बारे में बहुत गुस्सा आता था और वो जो नेगेटिव थॉट्स के लोग थे उनका दायरा कार मेरे इर्द गिर्द बढ़ गया। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट कॉलेज में पैदा होना शुरू हो गया। जो दिन खुशी खुशी और मज़े में गुजर रहे थे वो टेंशन और परेशानी में गुजरने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों की तादाद कॉलेज में कम होना शुरू हो गई। अब इसी सिचुएशन को हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि उसी तरह मैं कॉलेज की हेड मिस मैरी एक लेक्चरर कॉलेज में एंटर हुई। उन्होंने मुझे देखा और मैं समझ रही थी कि मिस मैरी मुझे ग्रीट करेंगी, लेकिन मुझे देखे बिना ही वो आगे चली गई। इस वक्त मैंने जो इमोशंस फ़ील किए वो एम्पैथी के थे। मैंने समझा कि मिस मैरी कुछ मुझे परेशान लगती हैं। मैं ऑफ़िस में गई और फिर मैंने मिस मैरी को बुलाया और कहा कि मिस मैरी, आपने मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आपके बिहेवियर और आपके जेस्चर पोस्चर से मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी है। इस बात पर मिस मैरी रो पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी कुछ घर की प्रॉब्लम्स बताईं और मैंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी की। अगर मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश ना भी करती, किसी की प्रॉब्लम सुन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस बात का मैरी के दिल पर इतना अच्छा असर हुआ कि जो मेरे और मैरी के ताल्लुकात सौ थे, वो हमारे रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि अब कभी काम ज़्यादा भी होता था और मैं मिस मैरी को रुकने का कहती थी तो मिस मैरी ख़ुद रुकना पसंद करती थी। तो ये होता है कि हमें हर सिचुएशन को दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई। इससे मुझे लगता है कि इन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी इजीली हुआ होगा आपको समझने में। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो मैंने आपको बताया, मुझे लगा कि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव भी फिर अपने ही तरीके से कर पाएंगे। अब हमारे माशरे में जो चल रहा है, हम लोग गुस्से में आकर कर बैठते हैं, फिर पछतावा होता है, फिर एक और ईगो आ जाती है कि अब अपोलोजाइज़ नहीं करना। अब देखना ये है कि ये माशरे में चल क्यों रहा है। हम अपने बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एकेडमिक स्टडीज़ करवाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फिर उनको यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ पर एक प्रोफेशनल से लिंकेज एजुकेशन दे दी जाती है। हमें अपने बच्चों की IQ के साथ साथ उनकी EQ पर भी काम करना है। हमें इस चीज़ पर भी अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है कि उन्हें इमोशनली कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए और उन्हें खुद को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में, स्कूल में, घर में, रोड पर, ऑर्गेनाइजेशन में और पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट में खुद को मैनेज करके किस तरह चलना है, ये भी ज़रूरी है। जिस तरह बुरी खुराक हमारी जिस्मानी सेहत को डाउन करती है, इसी तरह हमारे बुरे रवैये हमारी जज्बाती सेहत को भी डाउन करते हैं। याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ख़ुद को समझकर अपने इमोशंस को मैनेज करना, जो कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने में और स्ट्रॉन्ग होने में हमारी हेल्प करता है और दूसरे लोगों को भी हेल्प करता है और माशरे में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। IQ means that you are intelligent, but EQ means that you are smart. And in this fast-paced world, only smart people grow and move forward. इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने से आप सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह।